बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एमडीकेट विद तलहा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले हम पढ़ने वाले हैं फोर्स को, क्योंकि अगर हम फोर्स को नहीं पढ़ेंगे तो हम इन लॉज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो फोर्स हमारे पास है सिंपली पुश और पुल। that can change shape, speed। हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स हमारे पास क्या करता है, स्टार्ट और स्टॉप मोशन। ये हमारे पास फोर्स का सिंपल डिफिनीशन था। अब फोर्स को हम थोड़ा क्लासिफाई करते हैं, एक सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं। हम इसकी डिटेल में नहीं जाने वाले, सिर्फ आप लोगों को पता चल जाए। हम इसे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास टाइप 1 है और ये हमारे पास टाइप 2 है। इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कांटेक्ट फोर्स में और ये हमारे पास है नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इसको हम क्लासिफाई करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में। एंड सेकंड वन हमारे पास है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अब कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स हमारे पास उस फोर्स को कहते हैं जिसके लिए फिजिकल कांटेक्ट हमारे पास मस्ट है। फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन बॉडीज, ये हमारे पास क्या है? मस्ट है। इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शन, टेंशन फोर्स और हमारे पास नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारे पास है, इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। और इसके एग्जांपल हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स और थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर में इंशाल्लाह। अब हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, इसको हम फोर्थ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसका एग्जांपल लिखने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वहाँ पर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसे। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा। और नॉन कंजर्वेटिव में हमारे पास है फ्रिक्शन, रॉकेट प्रोपल्शन एक्सेट्रा हमारे पास इसमें है।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करें। वेट हमारे पास जो है, वेट इज अ फोर्स, और हमारे पास मास जो है ये हमारे पास फोर्स नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आप नोट करें। अब यूनिट्स की तरफ आते हैं। फोर्स के यूनिट्स हमारे पास जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन, और जो हमारे पास एसआई बेस यूनिट है वो हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास जो 1 न्यूटन होता है वो हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सीजीएस जो हमारे पास यूनिट है फोर्स का वो हमारे पास है डाइन, और डाइन इक्वल होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो एपीएस यूनिट है वो हमारे पास है, इसको हम पाउंड फोर्स कहते हैं, पाउंड फोर्स, जो हमारे पास इक्वल है स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर। अब हम कुछ कन्वर्जन्स को देख लेते हैं। 1 न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है 10⁵ डाइन के, और 1 पाउंड फोर्स हमारे पास वो 4.45 न्यूटन के इक्वल होता है। अब हम फोर्स के कुछ इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इफेक्ट्स, अगर फोर्स हमारे पास along the डायरेक्शन ऑफ मोशन हो तब हमारे पास जो इफेक्ट्स होंगे वो हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सीलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगा, और हमारे पास वर्क भी पॉजिटिव होगा। अब हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि वर्क किस तरह पॉजिटिव होगा। सेकंड, अगर हमारे पास फोर्स अपोजिट हो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तब हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सीलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगा, एंड वर्क वो भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर हमारे पास फोर्स मोशन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, तब हमारे पास बॉडी सर्कल में मूव करेगी, बॉडी मूव्स इन सर्कल। अगर हमारे पास फोर्स एक्ट हो एट एंगल other than 0 degree and 90 degree
इन 180 डिग्री, फिर हमारे पास बॉडी हेलिकल मोशन करेगी, हेलिकल मोशन जो हमारे पास इस तरह का मोशन होता है, जो लीनियर भी होता है और सर्कुलर भी होता है। अब हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मोशन will remain as such unless external force acts on it. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कार है। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम इसे कार ले रहे हैं, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ना उस पर रेजिस्टेंस है, ना उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। अब दूसरा इसका जो पार्ट है वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक बॉडी मोशन में है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट हो, तो ये हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगा। अब अगर हम इस कार को यहाँ से मूव करें, तो ये हमारे पास सर्टन डिस्टेंस के बाद ये हमारे पास स्टॉप हो जाता है। इस वजह से स्टॉप हो जाता है कि इस पर हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं। एक हमारे पास टायर्स और बोर्ड के दरमियान एक फ्रिक्शन है और एक हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है। तो ये दो एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग रहे हैं, इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है और अपना मोशन कंटिन्यू नहीं कर पाता। अगर ये दोनों फोर्स नहीं होते तो हमारे पास ये हमेशा के लिए इस तरह ही मूव कर रहा होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था और फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये हमेशा अपने पोजीशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक इस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो। अब फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया हमारे पास क्या चीज है? अब हमारे पास इनर्शिया है रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इनर्शिया के हमारे पास टाइप्स हैं। हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, एक हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और एक हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब हमारे पास एक गाड़ी होती है और उसमें पैसेंजर्स बैठे होते हैं और गाड़ी रेस्ट में होती है और सडनली जो हमारे पास जो गाड़ी है वो मोशन स्टार्ट करती है, तो हमारे पास जो बंदा है वो पीछे की तरफ आता है। तो इस वजह से कि हमारे पास इस पर क्या लग रहा है? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास अगर हम एक कार में बैठे हैं और कार हमारे पास मोशन में है और सडनली वो स्टॉप हो जाता है, तो हमारा जो इनर्शिया है वो यही चाह रहा है कि हम अपना स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू करें, लेकिन हम स्टॉप हो जाते हैं तो हम आगे की तरफ वो थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। और अगर सेम कार में हम बैठे हैं और कार रेस्ट में है और सडनली कार मोशन स्टार्ट करे, तो हम पीछे की तरफ बेंड होते हैं। तो ये हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसी तरह हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है। ये जो हमारे पास लॉ है ये हमें क्या देता है? गिव क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स। क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनर्शिया के रिलेटेड। which quantity measure inertia? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है हमारे पास वेलोसिटी, ऑप्शन सी है एक्सीलरेशन
ऑप्शन डी है हमारे पास नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है मास। अब सेकंड ला है हमारे पास सेकंड ला कहता है कि अगर हमारे पास बॉडी पर हम फोर्स लगा लेते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जितना हम फोर्स इंक्रीज करते हैं उतना हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, और जितना हमारे पास मास ज़्यादा होता है उतना हमारे पास एक्सेलरेशन कम होता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम इक्वलिटी लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। और दूसरा हमारे पास इससे हम इसे अगर रीअरेंज करें तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू ma, ये हमारे पास जो फेमस फार्मूला है वो बन जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास मोर फोर्स तो मोर एक्सेलरेशन एंड मोर मास लेस एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ें सिंपल हैं, लेकिन आप लोग इसे समझ लें, बाकी आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें किए होंगे। अब हम इस फार्मूला से हम ये वाला फार्मूला डिराइव कर सकते हैं जो हमने डिफिनीशन में एक्सप्लेन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, और हम इसे फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये इसके डिफिनीशंस को वगैरह फार्मूलाज इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगी, लेकिन हम इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज लिख रहा हूँ कि हमारे पास टू बॉडीज जॉइन टुगेदर, M1 हमारे पास है 6 kg एंड M2 हमारे पास है 4 kg। इस पर फोर्स लग रहा है हमारे पास 100 न्यूटन। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हैविंग मास 4 kg। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक हमारे पास मास m1 है जो हमारे पास 6 kg है, और दूसरा मास m2 है जो 4 kg है। अब कह रहे हैं कि हमारे पास m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास सिस्टम होता है जो जॉइंट होता है, जॉइंट, तो ये हमारे पास जॉइंट सिस्टम होता है, और इसमें अगर एक मास का जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास सेकंड मास का भी होगा। अगर हमारे पास 3 बॉडीज है, 4 बॉडीज है, 5 बॉडीज है, जितने भी बॉडी है, अगर उसमें एक बॉडी का एक्सेलरेशन x है तो ऑल बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या होगा, x होगा। अब हम इसे किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है। एक्सेलरेशन हमारे पास है F/m, लेकिन यहाँ पर हम मास ऑफ जॉइंट बॉडी पुट करेंगे, मास ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का मास हमारे पास कितना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, और हमारे पास मास ऑफ सिस्टम क्या है 4 kg प्लस 6 kg, 6 kg प्लस 4 kg, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 100 डिवाइड बाय 10, तो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर बन जाता है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 10 मीटर पर सेकंड है।
सेकंड एमसीक्यू हमारे पास है वो भी इसके रिलेटेड है, जो आप लोगों को काफ़ी कम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये इतना कम्प्लेक्स है नहीं। और ये मोस्टली ये एमसीक्यू आता है, तो मैं ये आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमारे पास 6 मासेस हैं, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास जॉइंट है, कनेक्टेड बाय लाइफ स्प्रिंग। ये हमारे पास कनेक्टेड है, आप लोग देख रहे हैं कनेक्टेड है बाय लाइफ स्प्रिंग। लाइफ स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied on mass M1. So find the force exerted by mass 2 on mass M1 on mass M3। अब ये कह रहे हैं हमारे पास कि ये हमारे पास एक जॉइंट सिस्टम है, ये मास M1 है, ये M2 है, M3 है, M4 है, M5 है और ये M6 है। अब क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमारे पास मास M2 जो है, ये मास M2 M3 पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और M1 पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F। तो आप लोग फाइंड करें फोर्स F2 ऑन F3, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम इसे दो स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 हमारे पास है, फर्स्ट हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे होल सिस्टम का। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम। हमारे पास है A इज इक्वल टू F बाई M। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास जब जॉइंट बॉडी हो, एक ही सिस्टम हो, तो हम मासेस को प्लस करते हैं, और ईच जो हमारे पास मास है उसका हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो सेम आता है। तो हमारे पास फोर्स कितना है, F है, और हमारे पास मासेस कितने हैं, 6 मासेस है। तो ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब सिंपल है, हमने फोर्स में यहाँ पर इस फार्मूला में हमने एम में हमने पुटिंग करनी है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन तो आ गया, अब हमने मास कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास फोर्स एक्सर्ट बाय मास 2 ऑन मास 3। तो हम मास 2 के बाद जितने फोर्सेस है इस पर हम फोकस करेंगे। ये फोर्सेस जो हमारे पास है इस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो M2 है ना, इसके बाद जितने भी मासेस है इस पर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो हम इसके बाद ही मासेस लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास कितने मासेस हैं, 1 2 3 4 मासेस है हमारे पास, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, F है डिवाइड बाई 6m। तो मास मास के साथ कट जाएगा और 6 के साथ, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 3 इंटू F। ये इसका आंसर है। तो आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं कि हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम होल सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और एक्सेलरेशन में हम टोटल मास लेंगे, जितने भी मासेस हैं वो हम लेंगे। और हमारे पास जो सेकंड स्टेप है उसमें अगर हम फोर्स में F इज इक्वल टू एम में जो हमारे पास मास है, तो ये हम वो मासेस लेंगे जो मास फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसके बाद जितने भी मासेस हैं वो हम लेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर यही बन गया। इसके रिलेटेड और एमसीक्यूज आ सकते हैं, और सिंपल होते हैं कि हमारे पास F इज इक्वल टू एम पर हमें मास दिया गया होता है और एक्सीलरेशन, तो हमें फोर्स फाइंड करे, इस तरह हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं इससे। तो वो सिंपल होते हैं। ये कुछ ट्रिक एमसीक्यूज थे, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब हम थर्ड लॉ को पढ़ने वाले हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन
there is an equal and opposite रिएक्शन। सो तल्ला हमें कहता है कि हमारे पास रिएक्शन फोर्स हैं, रिएक्शन फोर्स के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो रिएक्शन फोर्स हमारे पास क्या होता है? फोर्स दैट अकर इन पेयर्स। ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और थर्ड ये हमारे पास एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू बनता है कि हमारे पास एक्शन इन रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे आर एक्ट ऑन सेम बॉडीज डिफरेंट बॉडीज। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। और हमारे पास एक और एमसीक्यू है कि रिकॉइल ऑफ गन इज ड्यू टू, वो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से होता है। अब एक और पॉइंट को लिख ले जो हमारे पास सेम एमसीक्यू बन सकता है इससे कि अ पर्सन walk on earth due to न्यूटन थर्ड लॉ। इसी तरह हमारे पास जो रॉकेट है वो भी हम न्यूटन थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको रिएक्शन फोर्स का बता दिया। अब हमारे पास एक और टाइप है बैलेंसिंग फोर्स। बैलेंसिंग फोर्स जो हमारे पास होता है ये एक्ट करते हैं एक्ट ऑन सेम बॉडी सेकंड ये कैंसिल आउट करते हैं एंड थर्ड इसके रिजल्ट से हमारे पास या तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वो हम इसकी वजह से होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है और वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तब हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं, एक फ्रिक्शन का और एक हमारे पास इंजन का जो फोर्स होता है। जब ये हमारे पास इक्वल हो जाते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन बन जाता है और नेट फोर्स जो हमारे पास होता है वो जीरो हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन वर्क्स ओनली when acceleration is uniform और मोशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। इसी केसेस में हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाता है ये इक्वेशन फिर हमारे पास वैलिड नहीं है। हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी is equal to initial velocity plus acceleration into time।
ये हमारे पास क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम इस इक्वेशन को मोशन अंडर ग्रेविटी में स्टडी करें, फिर इसके हमारे पास ये फॉर्म बन जाता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस जीटी, हमारे पास ये बन जाता है। अब मैं दो केसेस ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बॉडी है, वो हम नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं, एक बॉल है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्रेजेंट है, और जब बॉल टॉप पर पहुंच जाता है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर वी आई इज इक्वल टू जी टी बन जाता है। और अगर सेम हमारे पास एक बॉल हो, वो हम ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करें, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, और फाइनल वेलोसिटी प्रेजेंट होती है। तो इस केस में हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर इस तरह बन जाता है v इक्वल टू जी टी। फ्रेंड्स, हमने इन इक्वेशन में दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक हमने साइन का ख्याल रखना है, एक्सेलरेशन के साइन का, पॉजिटिव का और नेगेटिव का। तो नेगेटिव हमारे पास रिटार्डेशन होता है, आर डिसेलरेशन भी हम इसे कहते हैं। और दूसरा हमने इसके यूनिट्स का ख्याल रखना है कि हमारे पास डिस्टेंस का किलोमीटर में है, मीटर में है, या सेंटीमीटर में है, या हमारे पास टाइम आर में है, सेकंड में है। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। चलो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक कार है, कार स्टार्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेट at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 5 सेकंड। फाइंड फाइनल वेलोसिटी। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 25 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है नन। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं इसे। सिंपल है, अगर हम डेटा को देखें तो हमारे पास डेटा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास प्रेजेंट है वो है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हमारे पास है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास टाइम भी है 5 सेकंड है। तो हम सिंपली फार्मूला में इसे पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो हमारे पास ये बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है, और टाइम हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और एमसीक्यू कर लेते हैं। हमारे पास है, a body moving with 20 meter per second come to rest in 4 seconds. Find deceleration. ए ऑप्शन है हमारे पास +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है हमारे पास -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी ऑप्शन है हमारे पास +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास अगर बॉडी रेस्ट में आ जाती है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है, जीरो। अब इनिशियल वेलोसिटी इसका है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास बॉडी रेस्ट में आ रही है, तो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, और टाइम हमारे पास प्रेजेंट है 4 सेकंड है हमारे पास। अब हम इसे
फार्मूला इनपुट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है और हमारे पास एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे और टाइम हमारे पास है 4 सेकंड। हम इस टर्म को लेफ्ट साइड पर ले आए तो हमारे पास 4a हमारे पास बन जाएगा -20, और अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड करें तो 4 को हम यहाँ पर b डिवाइड करेंगे और यहाँ पर b, तो हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाएगा -20 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर। और अगर हम इसे मॉडिफाई करें फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर इसका जो फॉर्म हमारे पास बनता है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ gt। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें इतना कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट एक एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि हमें और भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमारे पास a stone is thrown downward with initial velocity of 5 meter per second. Find its distance. Find its distance. Find its distance after 3 seconds. ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 50 मीटर, ऑप्शन बी है 60 मीटर, ऑप्शन सी है 65 मीटर, ऑप्शन डी है हमारे पास 45 मीटर। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं इसे। सबसे पहले आप ये किया करें कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इससे आप गिवन डेटा निकालें और फिर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आप देखें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है और हमारे पास टाइम दिया गया है जो हमारे पास 3 सेकंड है। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आप जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप अपने सामने तीनों इक्वेशन लिख लिया करें और जिस इक्वेशन में आपके पास जो क्वांटिटीज दी गई हो तो उसे पुट किया करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा हो कि आपके पास कुछ डेटा मिसिंग हो तो आप ट्राई करें कि दूसरे इक्वेशन या जो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन आप सेकंड यूज कर रहे हो तो अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो आपके पास इतना डेटा होगा कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकोगे। तो अब हम देखते हैं हमारे पास डेटा कंप्लीट है। अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड एंड टाइम हमारे पास 3 सेकंड है और जी हमारे पास ऑलरेडी है 10 और हम अगर 3 का स्क्वायर ले ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 5 3 प्लस हाफ इंटू 10 90, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस 45, 15 प्लस 45 हमारे पास क्या बन जाएगा 60। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास 60 मीटर है। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड इक्वेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। थर्ड इक्वेशन, इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है वो है 2as into px square minus 3i square।
इसके डिफरेंट फॉर्म बन सकते हैं। अब इसे रीअरेंज करें। अगर हम फाइनल वेलोसिटी के लिए इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर प्लस 2as। और अगर हम इसे मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए देखें तो हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हमारे पास ये है 2gs to वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब स्टूडेंट इससे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकलते हैं। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बिल्डिंग है और इसके टॉप से हमने एक बॉल को नीचे थ्रो किया तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, 0 है। और अगर हम इसका फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करें, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2gs। अब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को देखें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो हमारे पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। और इस केस में हमारे पास अगर हम डिस्टेंस को हाइट लें तो भी सेम चीज़ है, तो हमारे पास 2gh। अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा 2gh। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप निकलती है। सेम इसी तरह हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए भी लिखते हैं। अगर हम नीचे से बॉडी थ्रो करें तो हमारे पास इसका 2gh सेम इसी तरह ये भी आएगा। अब ये जो हमारे पास हाइट है, फार्मूला में जो हाइट है, ये हमारे पास कवर्ड हाइट है। कवर्ड जो हाइट बॉडी ने कवर की हो वो हाइट है हमारे पास। अगर हम यहाँ से बॉडी थ्रो करें और हमारे पास हम चाहे कि इस पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है, तो हम ये वाला हाइट लेंगे जो बॉडी ने कवर किया है, न कि ये वाला। ये हमारे पास रिमेनिंग हाइट है और ये कवर्ड हाइट है। हम एमसीक्यूज के हेल्प से इसे अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स सपोज एक एमसीक्यू लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का टोटल हाइट हमारे पास है 10 मीटर और हमने यहाँ से एक बॉडी को थ्रो किया डाउनवर्ड और ये बॉडी पहुंच गई 4 मीटर पर। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि इस 4 मीटर पॉइंट्स पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। इस 4 मीटर पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप सिंपली ये वाला फार्मूला यूज करें। ये वाला वी एफ हमारे पास होगी 2n/10g हमारे पास 10 है। अब हाइट हम मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कवर्ड हाइट है। तो अगर बॉडी 4 मीटर पर है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी ने 6 मीटर हाइट कवर किया है। ये हमारे पास रिमेनिंग हाइट है। तो अगर हम रिमेनिंग हाइट को टोटल हाइट से माइनस करें तो ये हमारे पास क्या हाइट तो ये हमारे पास कवर्ड हाइट आ जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ पर इसको पुट करें। हाइट हमारे पास कवर्ड हाइट 6 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 10 20 इंटू 6 हमारे पास 120 बन जाएगा। तो इसका जो भी आंसर आता है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं। हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट टर्म है। 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स। एक हमारे पास है
n सेकंड्स और एक हमारे पास है nth सेकंड्स। अब स्टूडेंट्स n सेकंड का हमारे पास मतलब क्या है? n सेकंड मीन n सेकंड। फॉर एग्जांपल हमें 5 सेकंड दी गई हो, 6 सेकंड दी गई हो, 7 सेकंड, 1 सेकंड एक्सेट्रा। और n सेकंड का हमारे पास मतलब है कि एग्जैक्ट एक ही सेकंड पर हमारे पास, अगर हम एग्जांपल ले लें 3rd सेकंड या 4th सेकंड ले लें, तो हमारे पास इस एग्जैक्ट एक सेकंड पर अगर हम कोई क्वांटिटी फाइंड करें तो हमारे पास हम nth सेकंड इसे कहते हैं। यूजुअली ये हमारे पास क्वेश्चन में यूज होता है कि बॉडी पाल पर n सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड फाइंड डिस्टेंस। इसी तरह ये जो दूसरा टर्म है ये यूज होता है कि the body fall dash find the distance in 3rd second, 4th second, 5th second। इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास body fall with initial velocity 6 meter per second each second find the distance in 2 seconds। तो ये सिंपल है हमारे पास। हम अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 6 है, टाइम हमारे पास 2 है, तो हाफ हमारे पास g10 हो गया और t का और 2 का अगर हम स्क्वायर ले तो हमारे पास 4 हो गया। तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो 12 हमारे पास आ जाएगा प्लस 10 हमारे पास 22, इसका आंसर आ जाएगा। अब n सेकंड के डिस्टेंस के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास है डिस्टेंस इन nth सेकंड, वो हमारे पास होता है vi प्लस 2n माइनस 1 n2 s1। यहाँ पर हमारे पास s1 जो है वो है एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2। तो हम nth सेकंड के लिए nth सेकंड के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब हम इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस is third in first second, second second and third second। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 1:2:3, ऑप्शन बी है हमारे पास 1:3:5, ऑप्शन सी है हमारे पास 1:4:9, ऑप्शन डी है 9। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि जब हमारे पास nth सेकंड यूज हो तो हम इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो इस nth इज इक्वल टू vi प्लस 2n माइनस 1 इंटू s1। अब हमारे पास बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो हम सिंपली अगर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड के लिए अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमारे पास ये 2 इंटू 1 माइनस 1 पर s1 पुट करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करने वाले क्योंकि हमने सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। तो अगर हम इसे फाइंड करें तो ये 2 1 जार 2 माइनस 1 इंटू s1, तो ये हमारे पास s1 आ गया। अब अगर हम सेकंड के लिए फाइंड करें तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू s1, तो ये हमारे पास बन गया 4 माइनस 1 इंटू s1, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3s1 बन गया। अब अगर हम इसे थर्ड सेकंड के लिए फाइंड करें डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड हमारे पास, तो सो ये हमारे पास 2 इंटू
3 माइनस 1 इंटू S1, तो हमारे पास ये 6 माइनस 1 इंटू S1, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 5 S1 बन गया। तो हम अगर रेशो को देखें तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड में क्या है, फर्स्ट सेकंड में हमारे पास S1 है, सेकंड में हमारे पास 3S1 है, और थर्ड सेकंड में हमारे पास 5S1 है। तो रेशो हमारे पास 1:3:5। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो बी ऑप्शन है। तो हम n सेकंड के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, और n सेकंड हम सिंपली जो भी क्वांटिटीज हमें दी गई हो तो हम देखते हैं, और अगर n सेकंड में आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। और अगर आपको एक्सेलरेशन दी गई हो तो आप S1 हमारे पास एक्सेलरेशन बाई 2 है, तो आप एक्सेलरेशन को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और मोस्टली जो हमारे पास केसेस होते हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो g होता है वो 10 होता है, और हम इसे 2 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास 5 आता है, तो हम ये यूज करते हैं। अब हम दो तीन इम्पॉर्टेंट रिलेशंस को देखते हैं जो हमारे पास इन इक्वेशंस के रिलेटेड हैं। इम्पोर्टेंट रिलेशंस, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये हमारे पास होता है T इज इक्वल टू वी आई डिवाइड बाई जी, और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वो किस तरह, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो हमारे पास अगर हम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को फाइंड करें तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो होती है, मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वो 0 होती है। तो अगर हम इस रिलेशन को यहाँ पर रीअरेंज करें तो वी आई हमारे पास वी एफ माइनस जी टी बन जाएगा, और अगर हम फाइनल वेलोसिटी को 0 करें तो वी आई हमारे पास जी टी बन जाएगा, और हम इससे अगर टाइम निकाले तो हमारे पास वी आई डिवाइड बाई जी बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स सेकंड हमारे पास है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2g। ये इसका हमारे पास क्या है, फार्मूला है, और ये हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करते हैं। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो हमारे पास वी आई स्क्वेयर हमारे पास होता है वी एफ स्क्वेयर प्लस 2GH। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट पर वी एफ हमारे पास 0 होता है, तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा 2GH, और अगर हम h को फाइंड करें तो वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2g, ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। थर्ड हमारे पास है टोटल टाइम ऑफ लाइट। टोटल टाइम ऑफ लाइट, ये हमारे पास है T इज इक्वल टू 2vi डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास सिंपल है, ये इक्वल होता है टाइम
to go up plus time to go down। तो हमारे पास अगर हम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को देखें तो हमारे पास ये है, तो वी आई डिवाइड बाई जी प्लस वी आई डिवाइड बाई जी, तो हमारे पास ये 2vi डिवाइड बाई जी बन जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन। अब इसके रिलेटेड हम एक दो एमसीक्यू कर लेते हैं। सीक्यू है हमारे पास, about is thrown vertically upward, about is thrown vertically upward with initial velocity 20 meter per second, find maximum height, time to reach maximum height and total time applied। तो स्टूडेंट्स फार्मूलाज आपके सामने हैं, आप सिंपली इसे कैलकुलेट करें। तो ये हमारे पास अगर हम मैक्सिमम हाइट को देखें तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारे पास ये है, मैक्स हाइट फार्मूला हमारे पास है h इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर लेंगे, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो ये 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट 20 मीटर आ गया। अब हमारे पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला t इज इक्वल टू वी आई डिवाइड बाई जी। तो वी आई हमारे पास 20 डिवाइड बाई 10, ये हमारे पास 2 सेकंड्स हो गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड हमारे पास है टोटल टाइम अप्लाइड। टोटल टाइम ऑफ लाइट, तो ये हमारे पास है 2 इंटू 20, ये वाला फार्मूला हमारे पास है डिवाइड बाई 10, तो ये हमारे पास लिखिएगा 4 सेकंड, इसका टोटल टाइम ऑफ लाइट बन रहा है। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके रिलेटेड एमसीक्यू है हमारे पास। A ball is thrown vertically upward and returns to the ground in 6 seconds. Find its initial velocity। ऑप्शन ए है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 15 मीटर पर सेकंड। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड। तो हम अगर क्वेश्चन को देखिए तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया है और फिर वापस ग्राउंड पे आए हैं, तो हमारे पास इसने टाइम कितना लिया है 6 सेकंड। तो आप बताएं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी। तो हम सिंपली टोटल टाइम अप्लाइड वाले फार्मूला को यूज करेंगे, जो हमारे पास ये है t इज इक्वल टू 2vi डिवाइड बाई जी। अगर इससे हम vi को फाइंड करें तो हमारे पास vi 2/g को हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे एंड 2/g हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो vi इनिशियल वेलोसिटी है वो gt डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो जी हमारे पास है 10 और टाइम हमारे पास है 6 और ये हमारे पास 2, तो ये हमारे पास 10 इंटू 3 30 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स ये थे इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा।